हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं ट्रांसफर के जो बायोलॉजी नोट्स हैं उन तो देखेंगे। पूरी बायोलॉजी इसमें कवर करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। जिसमें पहला चैप्टर कोशिका से है, फिर कंकाल तंत्र, फिर पेशी तंत्र, पाचन तंत्र, स्वतंत्र तंत्र, परिसंचरण तंत्र और रक्त, और ये सभी चैप्टर थ्योरी है। पूरी नोट्स से दे रखे टॉपिक वाइज और बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। आप लोग वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए करेंगे कंप्लीट, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में देखते हैं। बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक कौन है? सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। और जीव विज्ञान के जनक जो हैं अरस्तु है। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, जैसे जूलॉजी और बॉटनी। इन दो शाखाओं में बांटा गया है। और जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं और जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। हम जूलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, बॉटनी नहीं। अब देखिए, इसमें पहला टॉपिक है कोशिका, सेल। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। चलिए, ठीक है, आगे देखिए। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। किसने की? रॉबर्ट हुक ने कब की? 1665 में। किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। कैसी मृत? इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? 1674 में। किसने? एंटोनी वॉन लीवेनॉट ने जीवित कोशिका की खोज की। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका केंद्र की खोज की। केंद्र की खोज किसने की? तो हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। कब की? 1881 में। समझते चलना पूरा। स्लाइडन एवं स्वान ने क्या दिया? कोस्टा सिद्धांत दिया। कोस्टा सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडन एवं स्वान ने। पूछा जाएगा कोस्टा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो स्लाइडन एवं स्वान ने। शरीर कोशिकाओं से बना है। इन्होंने क्या कहा? शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कैसी है? छोटी इकाई। और किसने कहा? स्लाइडन एवं स्वान ने। और इन्होंने क्या दिया? कोस्टा सिद्धांत दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मृत कोशिकाओं को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। नेफ्रोसिस किसे कहते हैं? मृत कोशिकाओं को, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। चलिए, सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग के अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका होती है, ये भी होती है। नेक्स्ट नोट है, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। पूछा जाएगा विभाजन किस कोशिका में नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। मतलब चोट लग जाए, एक बार क्षतिग्रस्त हो जाए तो वो ठीक नहीं हो सकती है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है, मतलब कोई इलाज ही नहीं। नेक्स्ट, सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन किस में होता है? लीवर में होता है। पूछा जाएगा सबसे तेजी कोशिका विभाजन किस अंग में होता है शरीर के? तो लीवर है। नेक्स्ट, यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर लेता है। जितने भी इसमें कोशिकाएँ डैमेज हो जाती हैं उन्हें ये अपने आप ही सही कर लेता है, ठीक। चलिए आगे देखिए, कोशिका के अंग। नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका के अंग। तो कोशिका के अंग में देखिए, जीव द्रव, इसकी खोज किसने की? जीव द्रव की पुरकिंजे ने। खोज किसने की? पुरकिंजे ने। ये क्या? ये तरल गाढ़ा पदार्थ है। कैसा है? तरल है और गाढ़ा पदार्थ है। इसे जीवन का आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन का आधार। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। किस में होती हैं जैविक क्रियाएं? इसी द्रव में होती हैं। इसका 80% भाग जल से बना है। किससे बना है? 80% भाग जल। मतलब द्रव है तो जल तो हो गए। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। एक तो कोशिका द्रव होता है और एक केंद्र का द्रव होता है। ये दो प्रकार का है जीव द्रव। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। खोज किसने की? पुरकिंजे ने की। और ये क्या है? जीवन का आधार है। नेक्स्ट है, अब देखिए बड़ा कर लें थोड़ा। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है, ठीक है। कोशिका का काम क्या है? कोशिका को सूखने से बचाता है।
नेक्स्ट क्लोस्ट्रा भित्ति। नेक्स्ट अंग है क्लोस्ट्रा भित्ति या सेल बॉल भी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। यह सेल्यूलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। यह केवल पादपों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादपों में, मतलब पौधों में ये केवल पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट जीवाणु एक पादप होता है जिसकी क्लोस्ट्रा भित्ति किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। और कवच की क्लोस्ट्रा भित्ति ट्राइटिन होना चाहिए, ट्राइटिन की बनी होती है कवच की क्लोस्ट्रा भित्ति, ठीक है। और पूछा जाएगा जीवाणु की क्लोस्ट्रा भित्ति किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोस्ट्रा झिल्ली। क्लोस्ट्रा झिल्ली को तो इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जंतुओं और पादप में दोनों पाया जाती है। पूछा जाएगा जंतुओं और पादप में पाया जाने वाला, दोनों में पाया जाने वाला क्लोस्ट्रा कौन सा है? तो क्लोस्ट्रा झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं। क्लोस्ट्रा के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। जितने भी क्लोस्ट्रा के अंदर होते हैं अवयव, वो सब इसी के अंदर होते हैं। यह क्लोस्ट्रा के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है, मतलब क्या अंदर जाएगा क्या नहीं जाएगा, यही नियंत्रित करता है। और यह कैसा होता है? अर्ध पारगम्य होती है, मतलब कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है और कुछ को नहीं जाने देता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अर्ध पारगम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका, ठीक है। इसकी खोज किसने की? इंपॉर्टेंट है, अल्टमैन ने। यहाँ आपसी श्वसन होता है। कैसा होता है? आपसी श्वसन, जानते हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलते हैं। क्या चलते हैं? क्रेब्स चक्र, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे क्लोस्ट्रा का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोस्ट्रा का पावर हाउस या शक्ति गृह। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। पूछा जाए किस क्लोस्ट्रॉन की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्लोस्ट्रॉन आ जाएगा अंतर प्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर भी शॉर्ट में बोल देते हैं। ये दो प्रकार की होती है, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। यह क्लोस्ट्रा के अंदर के आंतरिक सहायता देता है, ठीक है। अतः इसे क्लोस्ट्रा का आंतरिक कंट्रोल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, समझ लिया, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। स्मूथ क्या है? यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। पूछा जाएगा क्लोस्ट्रा कौन से मतलब अंतर प्रद्रव्य जालिका कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करती? तो स्मूथ ईआर। और रफ ईआर, इस पर राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का निर्माण कौन करते हैं? रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है तो वो है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम यह क्लोस्ट्रा के अंदर सबसे छोटा अंग है। पूछा जाए क्लोस्ट्रा का सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो राइबोसोम है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। काम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण। अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। पूछा जाएगा क्लोस्ट्रा किससे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं? तो राइबोसोम। यह दो प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का? दो। ये 70S राइबोसोम होते हैं और एक 80S राइबोसोम होते हैं। 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। देखो पहला 70S वाला, यह हल्का होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जो 70S राइबोसोम है ये किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और जो 80S वाला राइबोसोम है यह भारी होता है, ठीक है। और किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यही इनमें अंतर है। एस मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। ड्रोलजी बॉडी और ड्रोलजी अपरेटस, एक ये अंग है हमारी कोशिका का, ड्रोलजी ट्राई जैसे बोलते हैं। इसकी खोज किसने की? कैमिलो ड्रोलजी ने। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायता करता है। इसे यातायात में सहायता यही करता है। सेंट्रोसोम क्या होता है? जिसे तारक ट्राई भी बोलते हैं। यह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, इसलिए मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है। जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, यह जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है और जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम के तार के जरिए होता है। सेंट्रोसोम की खोज किसने की? तो हो जाएगा बोवेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। सेंट्रोसोम की खोज किसने की? बोवेरी ने।
नेक्स्ट है लाइसोसोम। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटक एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? लाइसोसोम। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। किसका काम है नष्ट करने का? लाइसोसोम का। जब पूरी कोशिका काम नहीं करती तो यह फट जाता है और पूरी कोशिका को ही समाप्त कर देता है। अतः इसे आत्मघाती थैली या आइटम बम भी बोलते हैं। ठीक है, पूछा जाता है बहुत, आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? तो लाइसोसोम को। इसकी खोज डी डुबे ने की थी। किसने की थी? डी डुबे। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन प्लिया में पाया जाता है। ठीक है, स्प्लीन को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रगृह। याद रखना, स्प्लीन या प्लिया जो होती है इसे आरबीसी का कब्रगृह भी बोलते हैं। केंद्रक सबसे इंपॉर्टेंट अंग यही है कोशिका में। ठीक, न्यूक्लियस। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। यह कोशिका को नियंत्रित करता है। जो केंद्रक है वही तो नियंत्रित कर दिया। यह कोशिका का दिमाग भी है, इसे ही बोलते हैं। ठीक है, इसमें 80% क्या पाया जाता है? प्रोटीन। नेक्स्ट है राजधानी या बैक्टीरियोल्स। यह जल को संचित स्टोर करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है, ठीक है, किंतु पादपों में बहुत लंबे लंबे होती हैं राजधानी जो बैक्टीरियोल्स होती हैं। नेक्स्ट है लवट, प्लास्टिड। प्लास्टिड यह केवल पादपों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पादपों में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो लवट या प्लास्टिड। ठीक है, यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। लवट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो क्लोरोप्लास्ट, जिसे हिंदी में हरित लवत बोलते हैं। एक अवर्णित लवत, एक वर्णित, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके तीनों को। क्लोरोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट। चलिए, हरित लवत या क्लोरोप्लास्ट, यह भोजन का निर्माण करता है। पूछा जाता है कौन सा लवत भोजन का निर्माण करता है? तो हरित लवत। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है, मतलब हरा होता है तो पत्तियों में और तने में ही पाया जाता है। और दूसरा है अवर्णित लवत। यह भोजन का संग्रह करता है। भोजन का स्टोर कौन सा लवत करता है? तो अवर्णित लवत। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। नेक्स्ट है वर्णित लवत, क्रोमोप्लास्ट। यह रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर मिर्च में रंग कौन सा लवत पाया जाता है? लाइटो, जिसके कारण ये लाल दिखाई देते हैं। और गाजर में कौन सा लवत पाया जाता है? कैरोटीन। चुकंदर में बीटा नोन। फलों का रंग पीला कैसे होता है? जेंथोफिल के कारण। नेक्स्ट है कोशिका के प्रकार। कोशिका 2 प्रकार की होती है। ठीक, देखिए, कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो अविकसित है, मतलब विकसित नहीं है। यूकैरियोटिक विकसित है। ये पादप और जंतु दो में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका होती है जो पादप और जंतुओं में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक, इसमें इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे प्रारंभिक कोशिका कहा जाता है। इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम कौन सा पाया जाता है? 70S, तथा शेष अंगों का अभाव होता है। यूकैरियोटिक ये पूरी तरीके से विकसित होती है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 80S राइबोसोम भी पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। इनका बैक्टीरियोल्स राजधानी बड़ा होता है। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यूकैरियोटिक। जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं। कैसी होती है? गोल। और पादप कोशिकाएं कैसी होती है? चौकोर। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक है और उनके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड है, पादप कोशिकाओं का। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? ये क्वेश्चन है, बिना कोशिका वाले भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? आप लोग इसका आंसर बताना, ठीक है, कमेंट में। ध्यान से पढ़ा होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुणसूत्र। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज एक वीडियो कंप्लीट होता है कोशिका से संबंधित, ठीक है। अब गुणसूत्र पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरा, और पूरी बायोलॉजी कवर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है।
चलिए शुरू करें। मानव में 23 जोड़े पाए जाते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं मानव में कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी या फिर 46 टोटल। इनकी खोज किसने की? बाल्डेयर ने की थी। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। गुणसूत्रों के ऊपरी भाग को कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है। इनके मध्य भाग को सेंटोमर और मध्य भाग को सेंटोमर, ऊपरी भाग को सैटेलाइट। इनके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। इनके बीच में धागे समान संरचना पाई जाती है जिसे एरन कहते हैं। सेंट्रोसोम केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन ही आनुवंशिकता के आधार हैं। नेक्स्ट देखो, मेल में क्या पाए जाते हैं? 44 गुणसूत्र प्लस एस वाई। जो वाई वाला गुणसूत्र है यही मेल में पाया जाता है और फीमेल में 44 प्लस एस एस होता है। ठीक है। बेबी में नंबर ऑफ S-1, मेल में 1-1 0। कुछ जीवों के क्रोमोसोम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे जीवाणु में कितने पाए जाते हैं क्रोमोसोम? 1 है। मटर में 14 होते हैं। प्याज में 16 होते हैं। मक्का में 20 पाए जाते हैं। टमाटर में 24 और मेढक में 26। नींबू में 18 और 36, दो तरीके से होता है, छोटा और बड़ा। मानव में 46 पाए जाते हैं, 23 जोड़ी बोलते हैं। आलू में 48 होते हैं। चिंपैंजी में 48, तंबाकू में भी 48, टेरिडोफाइट में 1600, सबसे ज़्यादा टेरिडोफाइट। केंद्रक अम्ल यह दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होते हैं? देखो, एक कोशिका के अंदर केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए के श्रृंखला को क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए इनकी श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। इन्हें दो भाग में बांट दिया जाता है, एक तो न्यूक्लियोसाइड और दूसरा फास्फेट। ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में शुगर होती है और नाइट्रोजन बेस होते हैं। शुगर दो तरीके से, राइबोस और डाईऑक्सी राइबोस। ठीक है। और नाइट्रोजन बेस तो दो भागों में, प्यूरिन और पायरिडेमिन। प्यूरिन दो तरीके से, एडेनिन और ग्वानिन एजी, और पायरिडेमिन साइटोकाइनिन और थाइमिन। ठीक है। ये भी दो तरीके से होती है। डीएनए के एक टर्म फेरा की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने होते हैं? 10। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम और 10 होते हैं, तो इसलिए 34 एंगस्ट्रॉम होती है फेरा की लंबाई। डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है। इसकी खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रीप ने। डबल स्टैंडर्ड संरचना। नेक्स्ट है एडेनाइन और थाइमिन, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है। देखो, एडेनिन और थाइमिन में कैसा होता है? डबल बॉन्ड है। और ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड है। आरएनए, अब आरएनए देखते हैं। इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए की। इसमें राइबोस शुगर पाया जाता है। कैसा शुगर? राइबोस। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होती है, किंतु थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो आरएनए में क्या होता है? थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन संश्लेषण में कौन सहायता करता है? आरएनए। आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ठीक है। एम, टी और आर। देखो, एमआरएनए का मतलब क्या है? मैसेंजर आरएनए, फुल फॉर्म। और टीआरएनए की ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम आरएनए, आरआरएनए। जो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए है, एमिनो एसिड यह आवश्यक की पहचान करता है तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है। नेक्स्ट, टीआरएनए यह अमीनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक ले आता है। ठीक है। और आरआरएनए क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है अमीनो एसिड से। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए बनता है। और जब आरएनए से डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है। जब आरएनए से डीएनए बनता है, समझना, आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है। जब आरएनए से प्रोटीन बनती है तो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया है। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो रिप्लिकेशन कहलाता है। ठीक, समझ लो। जब डीएनए से डीएनए बनती है तो रिप्लिकेशन, और जब डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन। सिंपल। नेक्स्ट है
कोष्ठा विभाजन। कोष्ठा विभाजन कैसे होता है? सेल डिवीजन। एक कोष्ठा टूटकर दो या दो अधिक कोष्ठाओं में निर्माण कर देना कोष्ठा विभाजन कहलाता है। जिस कोष्ठा का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोष्ठा को डॉटर सेल कहते हैं। जंतुओं में कोष्ठा विभाजन सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है? सेंट्रोसोम। पादपों में कोष्ठा विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। जंतुओं में सेंट्रोसोम द्वारा होता है। ठीक है। कोष्ठा विभाजन 3 प्रकार से होता है। कितने? 3। असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। अब देखते हैं असूत्री कोष्ठा विभाजन। यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीवी और प्रोकैरियोटिक में होता है। असूत्री कोष्ठा विभाजन। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है। इसके आगे चलकर यह बीच में से धंस जाता है और 2 भागों में बढ़ जाता है। ये असूत्री कोष्ठा विभाजन हो गया। समसूत्री कोष्ठा विभाजन कैसा होता है? यह विभाजन ट्राइसोमेटिक सेल में होता है। जनन कोशिका ओवम स्पर्म को छोड़कर पूरा शरीर ट्राटी कोशिका का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। वो समसूत्री कोशिका विभाजन है। इसमें एक सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में बढ़ जाते हैं। इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। कौन कौन सी? इनर फेस होता है, प्रोफेस। इनर फेस में क्या होता है? यह सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है, क्रोमोसोम अलग होते हैं। प्रोफेस में इसमें स्प्लेंडर फाइबर धारा का निर्माण होता है और केंद्र का विभाजन हो जाता है। और मेटाफेस में क्या होता है? स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है मेटाफेस। चौथी अवस्था कौन सी? एनाफेस। यह सबसे छोटी अवस्था है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। टेलोफेस यह सबसे अंतिम अवस्था है। इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं। स्प्लेंडर फाइबर भी गायब हो जाता है। रिमार्क। कोशिका में होने वाली निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा होती है। नेक्स्ट, छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा दोबारा निकल आता है। ठीक है। नेक्स्ट है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। यह कोशिका विभाजन जनन कोशिका स्पर्म ओवम में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन इसलिए बोलते हैं। इसमें एक मात्र कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ती है। एक कोशिका 4 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। ठीक है। ऐसे इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इस इंट्राप्रोफेस अवस्था की घटना होती है। देखो, मेल 44 होते हैं और 2 होते हैं SY। फीमेल में 44 तो यही है और 2 SS होते हैं। तो 22 ये 44 तो बन ही गए। एक इसमें से आता है, एक इसमें से आता है, 2 मिलकर चाइल्ड बच्चे का निर्माण कर लेते हैं। आधे मेल के आते हैं, आधे फीमेल के आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेंड्रोसोम। क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता या विकार को ही सेंड्रोसोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असमान लक्षण उभर जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 होती है। यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा इनमें बांझपन दिखता है। इसमें 45 होते हैं, ये याद रखना है। ठीक है। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है। यह पुरुषों में पाया जाता है। इसमें पुरुष नपुंसक होते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है। मेल और फीमेल दोनों का हो सकता है। इसमें शरीर बेडौल हो जाता है। जीभ तथा होठ मोटा और मनुष्य मंद बुद्धि का होता है। ऐसे व्यक्ति को मंडोलॉइड कहते हैं। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है। मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि होता है। ऊपरी होठ टटा होता है। नोट, वायरस विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता जो वायरस होता है। नेक्स्ट है ऊतक। ऊतक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी क्या है? ऊतक का अध्ययन। हिस्टोलॉजी के जनक कौन है? मॉलगिल। सबसे पहले ऊतक का विकास सिलेंट्रेटा संघ के जीवों या हाइड्रा जेली फिश में हुआ था। यह 4 प्रकार के होते हैं ऊतक। संयोजी ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला एडिपोज ऊतक। ठीक है। संयोजी ऊतक देखिए, यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जो संयोजी ऊतक होता है। एग्जाम्पल देखिए, अस्थि हो गया, रक्त हो गया, लसका, ये सब संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। नोट, अस्थियां तरल संवहन ऊतक की बनी होती हैं। चलिए, तंत्रिका ऊतक,
इसका मस्तिष्क बना होता है। इस मस्तिष्क का निर्माण तंत्रिका ऊतक से सूचना का आदान प्रदान करती है। पेशी ऊतक देखिए, इसकी मांसपेशियाँ बनी होती हैं, शरीर की रक्षा करता है। उपकला ऊतक, इससे त्वचा का निर्माण होता है, ये वसा को संग्रहित करती है। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे में झुर्रियाँ आ जाती हैं। स्केलेटन सिस्टम, तंत्राल तंत्र। तंत्राल हमें सीधा खड़ा करता है, यह स्थिरता प्रदान करता है। तंत्राल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। तंत्राल दो प्रकार का, बाह्य तंत्राल और आंतरिक तंत्राल। यह शरीर के बाहर पाया जाता है। जो बाह्य तंत्राल होता है अत्यधिक कठोर होता है, यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। जैसे केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, ये सभी में पाया जाता है। आंतरिक तंत्राल यह शरीर के अंदर पाया जाता है, जैसे मानव, बकरी, गाय, कुत्ता। चलिए, आज टोस्टकास्ट समाप्त हो गई। अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तंत्राल तंत्र। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना।